पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार का प्रसारण आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो से। आइए सुनते हैं समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष श्री संजीव लवानिया का व्याख्यान। शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका इस अरपा रेडियो के माध्यम से पठन पाठन की श्रृंखला में स्वागत है। मैं संजीव कुमार लवानिया, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र समाजकार, आज आपके साथ जो समाजशास्त्र की बेसिक एजम्पशंस जो डिस्कस की जा रही हैं, उसी के तहत आज हम जो बेसिक एजम्पशन है समिति यानी एसोसिएशन, उसके बारे में जानेंगे कि समिति का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसके साथ में ही हम आज इंस्टीट्यूशन यानी संस्था को भी समझेंगे, संस्था क्या है। समिति के बारे में जब बात करते हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी असंख्य आवश्यकताएं होती हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। अपनी इस विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ सहयोग करके, किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही सीमित समिति को जन्म देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयास करते हैं, तो ऐसे संगठन को हम समिति कहते हैं। जहाँ तक समिति को बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसको डिफाइन किया है, इसकी परिभाषाएं दी हैं, उनके अनुसार भी हम समझते हैं। जैसे मैकाइवर पेज ने कहा है कि समिति मनुष्यों की एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। उसी तरह फेयरचाइल्ड लिखते हैं, समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार, गिन्सबर्ग ने भी कहा है कि समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। आर्गमन एवं न्यूकॉम का भी बड़ा समिति के प्रति योगदान है कि समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समिति को मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। जहाँ तक समिति के लक्षणों की या विशेषताओं की बात है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात है, तो ऐसे हम व्यक्त कर सकते हैं कि समिति व्यक्तियों का समूह है, यानी समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। और क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। निश्चित उद्देश्य हैं समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर एक ही समिति का गठन करते हैं। किसी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता है, इसलिए निश्चित उद्देश्य होना परमावश्यक है। समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो वे संगठन का निर्माण करते हैं, जिसे समिति कहते हैं। दूसरा, एक निश्चित संगठन है। प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। किसी भी भीड़ को संगठन के अभाव में समिति नहीं कहा जा सकता है। नियमों पर आधारित है। प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम, उपनियम आदि होते हैं जिनके द्वारा सदस्यों के आचरण को नियमित किया जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क, कार्य प्रणाली आदि आते हैं। ऐच्छिक सदस्यता, जैसे किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वो अपने हित या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, जब चाहे तब सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकता है, इसीलिए ये ऐच्छिक सदस्यता है। अस्थायी प्रकृति होती है। समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक बनाई जाती है और उन उद्देश्यों को पूरा होने पर उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे शिक्षण संस्था में छात्र कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का गठन करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। उन मांगों का पूरा हो जाने पर संघर्ष समिति भंग हो जाती है। तो इस तरह से इसकी अस्थायी प्रकृति है।
औपचारिक संबंध। दूसरा, समिति के अंदर के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह सामान्यतः घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं कर पाता। साध्य नहीं होकर साधन है। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है तो क्लब उस मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य है। तो इस तरह से हमने इसके लक्षणों को समझा। समिति के जब हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं तो जैसे समितियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक समितियाँ। समितियों के उदाहरण के रूप में व्यापारिक समितियाँ, मजदूर संगठनों, व्यापारिक समितियों, सहकारी समितियों, सुधार आंदोलन संगठनों, राजनीतिक दलों, पंचायतों, विभिन्न समाज कल्याण समितियों, धार्मिक समाज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, कलात्मक समाज, संगीत मंडल, व्यायामशाला, परिवार, महिला संगठन, साहित्य परिषद आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कभी कभी किसी संगठन के संबंध में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि उसे समिति माना जाए अथवा नहीं। ऐसे संगठनों में परिवार एवं राज्य आते हैं, जिन पर यहाँ समिति के उदाहरण के रूप में हम विचार कर सकते हैं। जैसे कि परिवार क्या समिति है? तो जहाँ तक परिवार की बात है तो परिवार को कुछ लोग एक समुदाय मानते हैं, जो कि वास्तव में एक समिति है। परिवार को समुदाय मानने वालों का कहना है कि व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही बीतता है। परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, पलते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में यही उनकी मृत्यु होती है। इस प्रकार व्यक्ति का संपूर्ण जीवन परिवार में ही बीतता है। इसीलिए परिवार एक समुदाय है। लेकिन यह बात किसी आदिकालीन परिवार के लिए तो सही हो सकती है, आधुनिक परिवार के लिए नहीं। आधुनिक युग में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर परिवार की स्थापना की जाती है। परिवार अपने सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करता है, लेकिन वर्तमान में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ नहीं होती है। यही कारण है व्यक्ति परिवार के अतिरिक्त अनेक अन्य समितियों का सदस्य बनता है। यद्यपि यह सही है कि परिवार बच्चों के लिए एक समिति से कुछ अधिक ही है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे नवीन परिवारों की स्थापना अन्य समितियों की सदस्यता ग्रहण करते जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि क्या राज्य एक समिति है? राज्य एक समिति है। विद्वानों का कहना है कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर की जाती है। अतः राज्य एक समिति है। इसका संबंध मुख्यतः समुदाय के राजनीतिक जीवन के साथ पाया जाता है। मैका और पेज कहते हैं कि राज्य सामाजिक संगठन के एक स्वरूप के रूप में चर्च अथवा व्यापारिक क्लब के समान ही एक समिति है, लेकिन राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, दूसरी ओर किसी भी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो एक फर्क दिखता है। इसके अतिरिक्त समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, जबकि राज्य का अपना एक भूभाग होता है। भूभाग समिति की विशेषता नहीं होकर सामुदायिक विशेषता है। राज्य की अपनी प्रभुसत्ता या प्रभुत्व शक्ति होती है, जिसके द्वारा वह कानून बनाकर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए लोगों को बाध्य कर सकता है। प्रत्येक राज्य को अपनी सरकार भी होती है, जो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पष्ट है इससे कि राज्य अन्य समितियों से एक भिन्न प्रकार की समिति है। इसे विशिष्ट प्रकार की महासमिति माना जा सकता है। तो इस तरह से हमने समिति को समझा। उसी प्रकार हम संस्था को समझेंगे, यानी इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या हो? जहाँ तक व्यक्ति समाज में रहकर अब समस्त आवश्यकताएं पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने समितियों का निर्माण किया है। ये समितियां समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यप्रणाली के आधार पर कार्य करती हैं। समिति व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति समिति की सहायता से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नियमानुसार करता है। समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मानव ने कार्यप्रणालियों, नियमों, पद्धतियों आदि का निर्माण किया है। मर्टन के अनुसार जब लोग सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत लक्ष्य और संस्थागत साधन के अनुसार समाज में कार्य करते हैं तो समाज में आदर्श संतुलन होता है। समाज में व्यवहार करने के तरीके, समाज समिति की कार्य प्रणालियाँ, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके ही संस्था कहलाती हैं। इनसे समाज में संतुलन बना रहता है। समाज की व्यवस्था, संतुलन, नियंत्रण आदि के लिए सामाजिक संस्थाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि समाज में व्यक्ति और समूह अपनी अपनी सोच के अनुसार कार्य करेंगे तो व्यवस्था बढ़ेगी। सभी व्यवस्थित तरीकों से व्यवहार करें, कार्य करें, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। समिति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित कार्य प्रणालियाँ ही सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। परिवार एक संस्था है। इसका निर्माण करने के तरीके को विवाह संस्था कहते हैं। संस्था के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसको समझने के लिए उनके विचारों, कथनों, व्यक्तियों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसीलिए हम
जो विभिन्न समाज शास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनके अनुसार संस्था को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि समनर ने कहा है, एक संस्था अवधारणा माने विचार, मत, सिद्धांत, रुचि एवं संरचना का योग है। मैकाइवर कहते हैं कि संस्था एक निश्चित संगठन है जो विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से पूर्ण करती है। बोगार्ड्स लिखते हैं कि एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संगठित होती है। उसी तरह प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगबर्न और न्यूकॉम्ब ने संस्था को परिभाषित किया है कि सामाजिक संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। गिलिन का कथन है कि सामाजिक संस्थाएं कुछ सांस्कृतिक विशिष्टताओं को व्यक्त करने वाले वे नियम हैं जिनमें अधिक स्थायित्व होता है। ग्रीन भी कहते हैं कि एक संस्था अनेक जनरूतियों और रूढ़ियों और प्राय परंत आवश्यक नहीं कानूनों का एक इकाई के रूप में संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्यों को करता है। सदरलैंड और साथी कहते हैं, समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था उन जनरीतियों तथा रूढ़ियों का संग्रह है जो कुछ मानवीय लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति का केंद्र है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साधन और कार्यप्रणालियों की संरचना है। जहाँ तक संस्था की विशेषताओं की बात है, तो सामाजिक संस्थाओं की विशेषताओं को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विवेचन किया है। इनमें प्रमुख समाजशास्त्री मैकाइवर, पेज हैं, समनर हैं, गिलिन हैं, बोगार्ड्स हैं। तो इनके अनुसार जो विशेषताएं बताई गई हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला नंबर संरचना, स्ट्रक्चर। समनर, बोगार्ड्स आदि ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक संस्थाएं समाज की वह संरचना है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्थाएं मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियां हैं जब जनजातियां, प्रथाएं और रूढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, समाज द्वारा मान्य होती हैं तथा एक ढांचा या संरचना के रूप में जटिल संगठन बन जाती हैं, तब समाजशास्त्री उसे संस्था कहते हैं। संस्था अनेक कार्य प्रणालियों से भिन्नता में है क्योंकि इनकी एक संरचना होती है। समनर ने लिखा है कि संस्था संरचना का योग है, निश्चित कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। दूसरा इसकी जो विशेषता है, निश्चित कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्थाएं स्थापित कार्य प्रणालियों के रूप में होती है। मानव समाज में रहकर अन्य आवश्यकताओं, हितों, उद्देश्यों आदि को पूरा करना चाहता है। इसके लिए समाज में निश्चित, स्पष्ट और स्थापित समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों का होना आवश्यक है। जब समाज में ये स्पष्ट रूप से विकसित हो जाती हैं, तभी समाज के सदस्य व्यवस्थित रूप से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। इन्हीं को मैकाइवर ने संस्था या कार्य प्रणालियां कहा है। ऑगबर्न, न्यूकॉम्ब, बोगार्ड्स आदि ने भी कहा है कि संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। संस्था की यह प्रमुख विशेषता है जो इसे जन रीतियों, प्रथाओं तथा रूढ़ियों से विशेषता प्रदान करती है। नंबर 3, संस्था इकाई के रूप में, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यूनिट। संपूर्ण सांस्कृतिक रचना में संस्था का विशिष्ट स्थान है। संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। ऐसा पार्सन्स ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक द सोशल सिस्टम में कहा है। हैमिल्टन का भी ऐसा कथन है कि सामाजिक संस्थाएं समाज में रीति रिवाजों का एक पुंज है। संस्था विभिन्न जनजातियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का संगठित, व्यवस्थित और सुनिश्चित प्रतिमान है। एक ऐसी इकाई है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा व्यक्तियों को कार्य प्रणालियों के रूप में सुविधा प्रदान करती है। संस्था एक इकाई के रूप में अनेक जनरीतियों, प्रथाओं तथा रूढ़ियों का विकसित रूप है। यह लिखित, अलिखित तथा किसी भी रूप में समाज में विद्यमान होती है। चौथा इसका जो लक्षण है या विशेषता है वो है अमूर्तता, अब्स्ट्रैक्टनेस। संस्था मानव समाज की कार्य प्रणाली है, नियमों की संरचना है जिसे हम देख नहीं सकते। यही कारण है कि संस्था अमूर्त है। मूर्त नहीं, संस्था नियमों, रीति रिवाजों का व्यवस्थित संग्रह है। संस्था सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन को बनाए रखती है। व्यक्तियों पर नियंत्रण की व्यवस्था है। संस्था की विशेषता स्पष्ट करती है कि वह व्यक्ति के बाहर होती है तथा व्यक्ति पर दबाव रखती है। नंबर 5 उद्देश्य होता है इसका। मर्टन ने कहा है कि मानव के सामाजिक संरचना में उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी पूर्ति व्यक्ति को संस्थागत साधनों से ही करनी चाहिए। प्रत्येक समाज में उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए निश्चित समाज द्वारा मान्यताएं प्राप्त संस्थाएं होती हैं। पार्सन्स भी कहते हैं कि संस्थाओं के निश्चित उद्देश्य होते हैं। मेलोनोवस्की का भी कहना है कि प्रत्येक संस्कृति में प्रत्येक संस्था कोई न कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करती है। संस्था की उत्पत्ति और विकास का इतिहास भी यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक संस्था का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। विवाह, परिवार, जाति आदि संस्थाएं समाज में एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। नंबर 6 इसका जो
विशेषता है उसमें प्रतीक, यानी हर संस्था का एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है। यह मानव स्वभाव है कि वह प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, परंपरा, प्रथा, विचारधारा आदि को कोई न कोई नाम देता है, इसे पहचानने के लिए प्रतीक प्रदान कर देता है। उसी प्रकार प्रत्येक संस्था का एक निश्चित सर्वमान्य प्रतीक होता है। यह भौतिक, अभौतिक, मानव के समान पशु, प्राकृतिक वस्तु आदि कुछ भी हो सकती है। उदाहरण के रूप में सूर्य, चंद्रमा, ओम, गाय, हंसिया, क्रॉस आदि। नंबर 7, संस्था का जो विशेषता है वह स्थायित्व यानी परमानेंसी। संस्था का विकास बहुत धीमी गति से होता है। इसके विकास में समय भी बहुत लगता है, लेकिन जब संस्था एक प्रतीक, संरचना, अवधारणा, उद्देश्य, कार्यप्रणाली आदि के रूप में विकसित हो जाती है तो इसे परिवर्तित या प्रतिबंधित करना बहुत कठिन होता है। बाल विवाह, दहेज, वैधव्य, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा आदि अनेक संस्थाएं, प्रथाएं बदलना कितना कठिन हो गया। संस्था का स्थायित्व दीर्घकालीन होता है। उसी तरह 8वें नंबर पर हम देखते हैं अभिमति और अधिकार, ओपिनियन राइट्स। संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, उनका समाज के सदस्य पालन करें, इसके लिए संस्थाओं के पीछे सत्ता होती है। उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। संस्था मानव समूह द्वारा मान्य होती है। यदि कोई उल्लंघन करता है तो मानव समूह उसे ऐसा करने से रोकता है। व्यक्ति को यह मालूम होता है कि संस्था के पीछे जन समूह की शक्ति है, इसीलिए उल्लंघन करने से डरता है। संस्था के पीछे मानव समूह की शक्ति होने के कारण वह प्रभावशाली होती है। जहाँ तक संस्था के जो कार्य हैं उन्हें भी समझ लेना आवश्यक है। जैसे संस्था के द्वारा जो फंक्शनल वर्क जो निभाया जाता है, जो इनका प्रकार है, वो इस तरह से एक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, यानी मीन्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं। संस्थाएं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त साधन हैं। समाज के सदस्य प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हैं कि वह संस्थागत साधनों द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा समाज की व्यवस्था में संतुलन बनाए रखे। अगर संस्थाओं का गहनता से अध्ययन और अवलोकन करें तो यह ज्ञात है कि संस्थाएं आवश्यकता की पूर्ति के सरल, सादा और अत्यंत उपयोगी साधन हैं जो समाज में वर्षों से प्रचलित हैं। नंबर 2 देखें यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर, यानी व्यवहारों में एक रूपता। संस्थाएं कार्य प्रणालियां हैं जिनका समाज के सदस्यों को पालन करना होता है। समाज परिस्थितियों, आवश्यकताओं, समस्याओं, कठिनाइयों आदि में संस्थाएं व्यक्ति के एक से तरीके प्रदान करती हैं जिससे वे व्यवहार करें। इस प्रकार संस्थाएं एक समाज के व्यक्तियों में समानता, एक रूपता या अनुरूपता बनाए रखती हैं। इससे उनमें यांत्रिक अथवा कहें जैविक एकता कायम रहती है। सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल। समाज की एकता, संतुलन और निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इस व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार में अंतर कम से कम हो। सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख तथा प्रभावकारी साधन है। आदिम और ग्रामीण समाजों में तो संस्थाएं ही सामाजिक नियंत्रण करती हैं। धर्म, परिवार, जाति संस्थाएं समाज को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती रही हैं। परिस्थिति और भूमिका निर्धारण यानी स्टेटस एंड रोल फिक्सिंग। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि समाज में श्रम विभाजन तथा स्तरीकरण हो, व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका निश्चित हो। सभी समाजों में महत्वपूर्ण कार्य संस्थाएं करती हैं। संस्थाएं सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण का कार्य करती हैं। इनके अनुसार व्यक्ति स्वयं का पद और कार्य दोनों स्पष्ट रूप से प्राप्त करता है तथा उनके अनुसार अपने कर्तव्य और अधिकारों के अनुरूप व्यवहार करता है। परिवार में पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई बहन आदि का पद और भूमिकाएं संस्थाएं निश्चित करती हैं। समाज के स्तर पर जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा, जागीरदारी प्रथा विभिन्न समूहों की प्रस्तुति और भूमिका प्रदान करती हैं। संस्था का यह कार्य सामाजिक व्यवस्था के लिए विशेष आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कार्य की बात है, नंबर 5 इसका संस्कृति का हस्तांतरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। समाज और संस्कृति के लिए आवश्यक है कि इसके गुणों, ज्ञान, आविष्कार आदि का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हो। सामाजिक संस्थाएं ये कार्य सदियों से करती आ रही हैं। संस्थाएं ही संस्कृति के प्रभावशाली वाहक हैं जो संस्कृति का लेन देन, प्रचार करती हैं। संस्थाएं संस्कृति की रक्षा तथा हस्तांतरण एक पीढ़ी तथा एक समाज से दूसरे समाज को करती हैं। नंबर 6 इसका जो कार्य है उनमें गाइडेंस यानी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। संस्थाएं व्यक्ति, समूह और समाज का मार्गदर्शन करती हैं। व्यक्ति को कब, कहाँ, कैसे और क्या करना है इसका संस्था बार बार मार्गदर्शन करती है। जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति के व्यक्तियों को सदस्यता, व्यवसाय, खान पान, शिक्षा, विवाह, परिस्थिति आज सब कुछ व्यक्ति के जन्म के साथ ही निश्चित कर दिया जाया करती है। उसे हर पल तथा प्रत्येक परिस्थिति में संस्थाएं मार्गदर्शन करती रहती थी। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं व्यक्ति का मार्गदर्शन करती हैं। संस्था का यह विशेष महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरह से हमने आज समिति को समझा और संस्था को समझा। मुझे आशा है ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। पंडित सुंदर लाल यशस्वी हैं आदर्श हमारे,
स्वतंत्रता भ्रातृत्व भाव का हो प्रकाश भिन सारे।